अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूमेटिक फ़ीवर और हार्ट डिजीज़ के बारे में। रूमेटिक फ़ीवर एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो कि मोस्ट कॉमनली अकर होती है चाइल्डहुड में। और अगर देखा जाए तो ये ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद 1 या फिर 3 हफ्ते बाद अकर होता है। और उसके अलावा रूमेटिक फ़ीवर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनाता है जो कि अल्टीमेटली जाकर हार्ट के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करती है। किस तरह से करती हैं? रूमेटिक फ़ीवर में जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाता है। तो जो वो एंटीबॉडी है वो रिजेंबल करती है जो एंटीजन से जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की, वो रिजेंबल करती है हमारे हार्ट के टिश्यू से। तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ बन रही है वो जाकर किसको ईट करती है और किसको डिस्ट्रॉय करती है? हार्ट के टिश्यू को, जिसके बाद में रूमेटिक डिजीज़ हो जाती है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी को आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सिंपल बेसिक इसका कंसेप्ट था रूमेटिक फ़ीवर का कि वो किस तरह से अकर होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है? रूमेटिक हार्ट डिजीज़ रिफर टू कार्डियक इफेक्ट्स ऑफ रूमेटिक फ़ीवर। यानी रूमेटिक फ़ीवर के बाद जो उस फीवर के कार्डियक इफेक्ट्स हैं उसको हम बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जिसमें पेन कार्डाइटिस आ जाता है। पेन कार्डाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल, हार्ट लाइनिंग एंड सेक अराउंड द हार्ट। पेन का मतलब है आल, यानी पूरी हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पेन कार्डाइटिस, जिसमें उसके मसल्स आ रहे हैं, उसकी लाइनिंग आ रही है और उसके अलावा सेक्स जो हार्ट के अराउंड है। सो ड्यूरिंग द अर्ली एक्यूट फेज एंड क्रोनिक हार्ट वेल डिजीज लेटर। तो ये सारा क्या है, जो पेन कार्डाइटिस है वो अर्ली फेज में, एक्यूट फेज में होती है। उसके बाद अगर हम क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक में हार्ट वाल डिजीज़ हो जाती है। तो पेन कार्डाइटिस में रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस आ जाती है। रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस का मतलब है जो हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, या फिर जो एंटीबॉडीज़ है वो पेरिकार्डियम को अटैक कर रही हैं। रूमेटिक मायोकार्डाइटिस में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मायोकार्डियम पे जाकर अटैक करती हैं और वहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस में जो इनर लेयर है हार्ट की, वहाँ पर जाकर एंटीबॉडीज़ अटैक करती है और इसमें मोस्टली लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन अकर होते हैं। सो काजेज़ की बात करें तो काजेज़ में सबसे पहले जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है वो ये है कि देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये आपने याद रखना है, ए बीटा, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है और वो ही एंटीबॉडीज़ जाकर हमारे बॉडी के मल्टी ऑर्गन्स को जाकर डैमेज करती है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रिजेंबल करती हैं हमारे टिश्यू से। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो समझती हैं कि जो हमारे बॉडी के अपने टिश्यूज़ हैं वो भी उसके लिए एंटीजन है, तो इसके लिए वो उनको भी जाकर डिस्ट्रॉय करती है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट कॉमन इसका काज है वो ये है कि इसमें प्रोडक्शन होती है एंटीबॉडीज़ की अगेंस्ट ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। देन अनट्रीटेड और इम्प्रॉपरली ट्रीटेड ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। अब इसको मैं बार बार नहीं लूँगी बिकॉज बहुत बड़ा नेम है। तो GABHS, ठीक है। तो बच्चों में कॉमनली थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो 100% अगर बच्चों को थ्रोट का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें ये नहीं है कि 100% बच्चों को ही रिमेटिक फ़ीवर हो। उसमें कुछ 1 या फिर 5% ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें जो रिमेटिक फ़ीवर है वो डेवलप हो जाता है, यानी जो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है और जो कि रूमेटिक फ़ीवर काज करती हैं। तो अगर आपने उन चिल्ड्रेंस में जो थ्रोट का इन्फेक्शन है वो आपने सही से ट्रीट नहीं किया तो उसकी वजह से भी रूमेटिक फ़ीवर हो सकता है। देन है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको इन्फेक्शन होगा और उसके बाद इन्फेक्शन के बाद इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा। तो GABHS यानी ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जाकर स्टिमुलेट करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को और वो जाकर एक्टिवेट करता है टी सेल्स एंड बी सेल्स को। इनके एक्टिवेशन होने के बाद मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है जिसमें GABHS एंटीजेंस मिमिक करती है होस्ट की प्रोटीन्स को और होस्ट की प्रोटीन्स को मिमिक करने के बाद वो ट्रिगर करती है क्रॉस रिएक्टिविटी को। क्रॉस रिएक्टिविटी और ऑटो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है, जिसके बाद ये ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ और इन्फ्लामेशन
जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है वो टारगेट करती है होस्ट के टिश्यूज़ को, जिसमें हमारी हार्ट आ जाती है, जॉइंट्स आ जाती हैं, स्किन आ जाती हैं। तो ये क्या है, ये मल्टी सिस्टम ऑर्गन्स हैं जहाँ पर जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है वो जाकर अटैक करती हैं। तो इससे क्या होगा, ये लीड करती है इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज, यानी ये जो हमने यहाँ पर ऑर्गन डिस्कस किए, हार्ट, जॉइंट एंड स्किन, इनके ऊपर जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है वो जाकर टारगेट करती है और जिसके रिजल्ट में इन्फ्लामेशन और टिश्यू डैमेज होता है। देन साइटोकाइन रिलीज, जिसमें जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं वो TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 बीटा जो है वो इन्फ्लामेशंस को एम्पलीफाई करते हैं। तो ये सिंपल पैथोफिजियोलॉजी थी कि किस तरह से पहले उसको इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन जाकर क्या करता है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। उसके बाद टी सेल, बी सेल्स की प्रोडक्शन होती है। देन मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है जिसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है उनकी प्रोडक्शन होती है और उसके अलावा वो होस्ट की प्रोटीन्स को मिमिक करके उनके ऊपर टारगेट करती हैं, जिसमें मेन हार्ट, जॉइंट्स एंड स्किन आ जाती हैं। तो अब ये डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टारगेट टिश्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जॉइंट एंड स्किन इन्वॉल्वमेंट। तो जॉइंट एंड स्किन इन्वॉल्वमेंट में सबसे पहले हम जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है वो किस तरह से जॉइंट्स को अटैक करती हैं। जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो जाकर मल्टीपल जॉइंट्स को टारगेट करती है और उनमें उनमें इन्फ्लामेशन काज करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग होती है और स्टिफनेस होती है। लेकिन एक और बात जो आपने यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर पस की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, पस की फॉर्मेशन तब होती है जब जो इन्फेक्शन हो वो बैक्टीरियल हो, लेकिन ये क्या है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो पस की फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। क्योंकि पस की फॉर्मेशन हमने देखा है क्यों होती है, बिकॉज जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं वो बैक्टीरिया से लड़ते लड़ते डेड हो जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल्स को मिलाकर हम पस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पस फॉर्म नहीं होती, सिंपल इन्फ्लामेशन होती है, सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग होती है और जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है पोली आर्थराइटिस। पोली का मतलब है बहुत ज़्यादा। अगर एक रूमेटिक फीवर के साथ आपके पास चिल्ड्रन आया है यानी पेशेंट आया है, तो उससे अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो वो आपको पोली आर्थराइटिस के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल एक दिन उसको क्या हुआ है कि उसको जो हैंड्स हैं उसकी हैंड्स की जॉइंट में इन्फ्लामेशन हुई है। उसके अलावा वो बोलेगा कि मुझे फुट की जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, देन लेग की जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, उसके अलावा एल्बो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो ये क्या है, ये मल्टीपल जॉइंट्स हैं। ठीक है, एक जॉइंट को ये अफेक्ट नहीं करता, बहुत सारी जॉइंट्स को, पहले वाली ठीक हो गई फिर दूसरी होगी, फिर दूसरी वाली ठीक हो गई तो फिर तीसरी होगी। तो इस तरह से मल्टीपल जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होती है, तो उसको हम पोली आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रूमेटिक फीवर की। देन है स्किन इन्वॉल्वमेंट। अब जब वो ऑटो एंटीबॉडीज़ है वो स्किन के ऊपर अटैक करती है तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एराइथीमा मार्जिनेटम। एराइथीमा मार्जिनेटम ये एक किस्म के रेशेस हैं, यानी मैक्यूल्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर फॉर्म होते हैं। इनका नाम होता है सिंपली एराइथीमा मार्जिनेटम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रेशेस ऑफन अपियरिंग एज पिंक रिंग और पैचेस। अब इसमें क्या है, जो रेशेस होते हैं वो स्किन के ऊपर पिंक और रिंग शेप में होते हैं या फिर पैचेस होते हैं। और उसके अलावा मार्जिनेटम क्यों बोला है इसको, बिकॉज जो सेंटर है वो ड्राई हो जाता है, बाकी जो उसकी मार्जिन्स हैं वो स्टिल पिंक और उसके अलावा इन्फ्लाम्ड होती है। लाइक इसका डायग्राम है, इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि जो किस तरह के वो रशेस है, रिंग शेप हैं, उनका जो सेंटर है वो ड्राई हो गया है, बाकी जो सर्कल यानी उसकी मार्जिन है वहाँ पर इन्फ्लामेशन और रेड कलर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एराइथेमा मार्जिनेटम। उसके अलावा ये जॉइंट्स का डायग्राम है, एक तरफ आप हेल्दी हैंड देख रहे हैं और दूसरी तरफ पोली आर्थराइटिस यानी मल्टीपल जॉइंट्स जो हैं हैंड्स की वो अफेक्टेड हैं। उसके अलावा दूसरी साइड पर ये आप देख रहे हैं कि हैंड्स में ही, उसके अलावा दोनों हैंड्स में हैं, फीट्स में हैं, देन पेल्विक बोन्स में हैं, थ्रोट्स में हैं। तो ये क्या है, ये मल्टीपल जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं इन इन्फ्लामेशन। उसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। अगर क्या होगा, जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है वो जाकर हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं और जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करती हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा,
तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है कोरिया। मोस्टली लोग इसको सेंडेम्स कोरिया भी बोलते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि जिसमें क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। मोस्टली ये रूमेटिक फीवर के बहुत मंथ्स बाद अकर होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है वो बेसल गेंग्लिया में जाकर उसके क्वाइडेड टाइप्स के कुछ टाइप के सेल्स होते हैं, उनके ऊपर जाकर अटैक करती हैं। ठीक है, जब उनके ऊपर अटैक करेंगे तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अपीयर होता है जिसको हम कोरिया बोलते हैं, जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है डिस्टल लिम्स की। सो ये सिंपल सेडेनम्स सिंड्रोम कोरिया की डायग्राम यानी पैथो है। तो इसमें क्या है, जो ब्रेन का बेजल गेंगलिया है वहाँ पर ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जाकर अटैक करते हैं, जिसके बाद ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अपीयर होता है। इसको हम कोरिफॉर्म मूवमेंट भी बोलते हैं, यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है।